Assalamualaikum class 7. Hope you all are fine. Today we are going to start our social studies lecture with the unit number 1 of Mughal Empire सोशियो कल्चर कंडीशन। सबसे पहले आज हम अपनी जो लेसन है हमारा मुगल एम्पायर में हमारा जो फर्स्ट उसमें टॉपिक आ रहा है सोशियो कल्चर कंडीशंस कि हमारे मुगल एम्पायर यानी हिस्ट्री हम पढ़ने लगे हैं हम अपनी मुगल्स की और मुगल एम्पायर की। तो उसमें हमारा जो सबसे पहले है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो सारी चीज़ों को डेवलप किया। जो चीज़ें आज हमारे पास हिस्ट्री के अंदर मौजूद है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या हमारी हिस्ट्री की कुछ चीजें हैं, तो हमने देखना है कि डेवलपमेंट जो है वो कैसी हुई थी। तो सबसे पहले आज हम अपनी रीडिंग करेंगे। रीडिंग के बाद हम अपने लेक्चर्स को जो है वो उसका कंक्लूजन निकालेंगे, वो हम आपको ट्रांसलेशन करके उसकी बताएंगे कि हमने पूरे लेक्चर के अंदर लेसन के अंदर क्या पढ़ा। आज हमारे लेसन के दो पार्ट होंगे। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हम अपना लेसन कंप्लीट करेंगे, लेसन को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम उसकी एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे। So let's start our lesson. Please open page number 55 of your social studies book. Mughal Empire socio-culture conditions. So first of all we start to discuss of सूफीइज्म इन सब कॉन्टिनेंट कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर उसके अंदर सूफीइज्म जो था उसका क्या रोल था। The Sufism has a major contribution to the spread of Islam in the subcontinent. Sufis devoted their lives and gave up their homelands to campaign the cause of Islam. They won the heart of the people. The root of Sufi traditions in the subcontinent can be traced back to Muhammad Alfi, who was the first Sufi to came to this land. Many Sufis came here with the Muslim conquerors from Central Asia and the Arab Muslims in order to spread Islam. They are the four Sufi orders that took roots in the subcontinent, namely Chishtiya, Naqshbandiya, Qadriya, and Sohrawardiya. The Chishtiya order is the most famous and visible order in the whole region. Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti introduced their order in India. Sheikh Bahauddin Zikriya of Multan introduced the Sohrawardiya order in India. Hazrat Abdul Qadir from Baghdad introduced the order of Qadriya, which soon gained popularity in the subcontinent as well. Hazrat Khwaja Muhammad Baqi Billah introduced Naqshbandiya order in India. तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि सूफीइज्म जो है वह सब कॉन्टिनेंट में किस तरह से आया। ये एशिया और आपके जो अरब मुस्लिम थे वहां से आपके सूफी जो थे वो माइग्रेट होके सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में आए और वहां से जो है हमारे चार सिलसिले हैं जिसको फोर आपको कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो हमारी फोर ऑर्डर्स हैं सूफीइज्म के। फर्स्ट है हमारा चिश्तिया, सेकंड है नक्शबंदिया और फिर कादरिया और सोहरवर्दिया। ये चार हमारे पार्ट्स कह ले या आपके ऑर्डर्स कह ले सूफीज्म के, जिससे जो है हमारा पूरा सूफीज्म स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारे पास जो है आते हैं व्हाई दे गेन्ड पॉपुलैरिटी कि हमारा सूफीज्म जो था इस्लाम जो था सब कॉन्टिनेंट में जब आया तो इसको पॉपुलैरिटी कैसे मिली। फर्स्ट है they had the strength of character and the courage of conviction. Second, they were selfless and devoted to their cause. Third, they set noble and brilliant examples through their conduct. Fourth, they preached Islam as a simple religion, public friendly and flexible in its character. ये वो 4 पॉइंट्स है जिसपे हमारे इस्लाम को जो है वो इतनी पॉपुलैरिटी मिली और उन्होंने जो है वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम को स्प्रेड किया। ये चार, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने कैरेक्टर से जो है वो लोगों को करेज दी। उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया कि जैसा हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोगों ने एक्ट करने हैं। उन्होंने लोगों को खुद एक्ट करके दिखाए। लोग जो है उनके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। सेकेंडली उन्होंने अपने आप को अपनी जिंदगी को डिवोट कर दिया सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम के लिए। फिर है जी उन्होंने एग्जाम्पल जो है वो सेट की लोगों के लिए कि इस्लाम जो है कितना प्योर और कितना सिंपल जो है वो रिलीजन है ताकि लोग जो है उसको अडॉप्ट करें। फोर्थ है जी उन्होंने इस्लाम को इस तरह से प्रीच किया कि लोगों को वो बड़ा सिंपल लगना शुरू हो गया कि पब्लिक उसमें जो है वो पब्लिक डीलिंग कितनी अच्छी है,
और उसके अलावा जो है अपने कैरेक्टर को इतना फ्लेक्सिबल कर दिया कि लोग जो है आपसे इन सूफी से जो है वो मुतासिर होकर इस्लाम में शामिल होना शुरू हो गए। Fifth है they highlighted Allah as the most merciful being who loves the people and lives in the heart. फोर्थ पॉइंट उन्होंने कहा कि उन्होंने अल्लाह पाक की जात को इतना हाईलाइट किया कि अल्लाह जो है वो बहुत ज्यादा मर्सीफुल है और लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। सिक्स पॉइंट द सूफीज प्रेफर्ड द लीड सिंपल लाइफ। सूफीज जो थे उन्होंने अपनी जिंदगी को इतना सिंपल कर लिया कि लोग जो है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो गए कि ये तो बहुत सिंपल लाइफ गुजार रहे हैं और इनका दीन जो है वो इससे भी ज्यादा सिंपल है। सेवंथ देवर अगेंस्ट सोशल इवल्स। वो जितनी भी सोशल इवल्स थी जिसमें हम झूठ है, चोरी है, गिबत है, लालच है, इन सारी सोशल इवल से उन्होंने अपने आप को बचा लिया या उन्होंने इसको कहा कि ये सोशल इवल जो है ये अच्छी नहीं है। They were against the use of force to gain power. वो इस चीज के खिलाफ थे कि आप पावर हासिल करने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए आप जो है वो लोगों को जबरदस्ती उन पे करें, तो उन्होंने इस चीज को डिनाई किया कि ये चीज अच्छी नहीं है। These philosophies was to win hearts this love with love and peace. ये जितनी भी उनकी philosophies थी इन्होंने लोगों को बहुत मुतासिर किया और लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इस्लाम को कबूल करना शुरू हो गए। यानी फर्स्ट आप कह सकते हैं कि सूफीज जो है वो इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने अपने कैरेक्टर, अपनी जितनी भी उनकी प्रीचेस थी उसके थ्रू लोगों को जो है वो इस्लाम की तरफ मोटिवेट करना शुरू किया। 10 पॉइंट है दे लॉन्च द सिस्टम ऑफ खानकाज। उन्होंने खानका सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया था कि लोग उनके पास आए और वहां से इस्लाम को कबूल करें। which acted as the institution for public welfare. Common people could see them and share their problems with them whenever they wanted. 11th point है it was the struggle for the Sufis which paved the way for the future Islamic state in the subcontinent. ये हमने अपने सूफीज्म की हिस्ट्री पढ़ी। अब आगे फर्दर जो हमारे पास आ रहा है, एक हम अपने सूफी जो हैं शेख अहमद सरहिंदी, हजरत मुजद्दिद अल अफ़सानी जिनको कहा जाता है, जिनका बहुत ग्रेट रोल रहा है इस्लाम की प्रीचिंग के अंदर, इन सब कॉन्टिनेंट उनकी हम रीडिंग करेंगे। आपने बड़े गौर से ये रीडिंग सुननी है और उसके बाद आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। Sheikh Ahmad was born in Sirhind in India in 1564 AD. He received religious education and attached himself to the Naqshbandiya order of Sufism. It was the time when Islam was being destroyed by Akbar's Deen-e-Ilahi. Sheikh Ahmad exposed the misleading nation of Deen-e-Ilahi through his preaching. He urged the Muslim to follow Sharia. He gave the call of restoration of the original purity of Islam. He advised the Muslims to avoid adopting the Hindu practice. He addressed the influencing people of the time through letter and urged them to redeem from their faith in the Islam and reject Deen-e-Ilahi. It was the preaching of Sheikh Ahmad Sarhandi that the Deen-e-Ilahi could not get followers in the subcontinent. Jahangir, who succeed Akbar, later reversed the religion policy of Akbar. Mujaddid continued to criticize Jahangir for his evil doing. Jahangir summoned the Mujaddid to his court. Mujaddid attended the court but refused to bow before the emperor. Jahangir detained Mujaddid in the fort at Gwalior. At Gwalior, he converted a large number of Hindus to Islam. When the popularity of the Mujaddid came to the notice of Jahangir, he released him. He became his follower. Soon Islam was restored in the Mughal court. Mujaddid died in 1624 AD and was buried in at Sarhandi. शॉर्ट अगर हम करें, जो हमने हजरत मुजद्दिद अल अफ़सानी के बारे में पढ़ा है कि जो आपका अकबर एम्परर था, अकबर बादशाह था, उसके टाइम पे उसने एक रिलीजन इंट्रोड्यूस कराया था जिसको दीन इलाही कहा जाता है। तो हजरत मुजद्दिद अल अफ़सानी जो थे उन्होंने डिनाइल किया कि ये दीन या दीन इलाही जो है ये बिल्कुल एक गलत चीज़ है, लोग इसको अडॉप्ट ना करें। उन्होंने प्रॉपर जो है वो दीन इस्लाम की तरफ लोगों को दोबारा से कन्वर्ट किया और इस वजह से उनके इस जो लोगों को वो कन्वर्ट कर रहे थे या अपना दीन इस्लाम फैला रहे थे, तो जो आपका बादशाह जहांगीर था उसने
इनको कैद कर दिया था ग्वालियर के फोर्ट में। तो वहां पे भी इन्होंने लोगों को जो है वो इस्लाम के बारे में बताया और बहुत सारे लोग जो है वो इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो फिर जहांगीर ने इनको रिलीज कर दिया और वो खुद भी इनके फॉलोअर्स में शामिल हो गया। तो ये हमने शेख अहमद सरहिंदी की हिस्ट्री पढ़ी है। अब हम आते हैं मुगल आर्किटेक्चर के बारे में। मुगल आर्किटेक्चर आप सब जो हैं आपने देखी होंगी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखी होंगी। तो आज हम उन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर के मुगल एम्पायर ने जो अपनी बिल्डिंग्स बनाई थी उनके मेन फीचर्स क्या थे। द मुगल कंस्ट्रक्टेड when tiled buildings. The Islamic calligraphy was widely incredible in their buildings. The red sandstone and marble were stamped architecturally. Beautiful gardens and big lawns along with buildings enhance their ग्रैंड। इन्होंने क्या किया, चार फीचर्स हैं जो मिली इन्होंने, बहुत ज्यादा जो है बिल्डिंग्स को एरी बनाया, वाइट बनाया, खूबसूरत बनाया। और कैलीग्राफी, स्पेशली इस्लामिक कैलीग्राफी जो थी वो बहुत ज्यादा इनके बिल्डिंग्स में यूज हुई। फोर्थ पॉइंट जो है वो आता है जिस रेड, थर्ड पॉइंट रेड स्टोन जो था उसका और मार्बल का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया उस टाइम में। और इन्होंने बड़े बड़े लॉन्स बनाए जिससे जो बिल्डिंग्स थी वो और खूबसूरत हो गई। तो लेट स्टार्ट। अपनी जो पहली बिल्डिंग आपकी आती है जो मुगल ने बनाई थी वो है जी हमारी 7 बिल्डिंग जिनको रिमार्केबल कहा जाता है। मुगल डेंसिटी आती है रिमार्केबल मोन्यूमेंट्स ऑफ ग्रेट मुगल डेंसिटी इंक्लूडेड, उसमें 7 बिल्डिंग्स है। फर्स्ट है हमारे पास मस्जिद ऑफ वजीर खान। ये हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, आप इसको कह सकते हैं पूरी टाइमलाइन बनाई है जिसमें इन्होंने सबसे पहले आपकी मस्जिद वजीर खान बनाई, फिर उसके बाद बादशाही मस्जिद तो आप सब ने कहीं ना कहीं एक दफा देखी जरूर होगी। उसके बाद आपका लाहौर फोर्ट आता है, फिर आपका रेड फोर्ट एट आगरा एंड दिल्ली आता है, फिर उसके बाद ताजमहल आता है, सबने सुना होगा ताजमहल के बारे में। फिर आपका फतेहपुर सीकरी और शालीमार गार्डन लाहौर आता है। इसमें से आपके पास 1, 2, 3 और 4 जो मोन्यूमेंट्स हैं या तारीखी आप कह सकते हैं आर्किटेक्चरल जो पॉइंट्स हैं ये पाकिस्तान में लाहौर के अंदर मौजूद हैं। तो जो लोग लाहौर में रहते हैं वो इनका जरूर विजिट करें और जो लोग लाहौर में नहीं रहते वो भी इन छुट्टियों में इन पॉइंट्स को जरूर विजिट करें। फिर उसके बाद जो 3 पॉइंट्स हैं द रेड फोर्ट ऑफ आगरा एंड दिल्ली, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, ये पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में है। तो हम एक एक करके इनको रीड करते हैं और आपने इनको बड़े गौर से सुनना ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले है जी मस्जिद वजीर खान। द मस्जिद ऑफ वजीर खान एट लाहौर वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1635 by Hakim Imaduddin Ansari and Imanat Court, a physician from Chinur. He received the ministerial title of Wazir Khan under the reign of Shah Jahan and was later promoted to the position of Viceroy of Punjab. The masjid stands inside Delhi Gate, Lahore. Today it is surrounded by shops, houses and a large Shahi Hammam. The masjid is built with a small brick. It is remarkable for its fine, colorful decoration of glazed tile work, paint and kashi work. It is divided into 5 compartments, each opening into a large courtyard. Its 4 minarets add beauty at the main building. ये आपकी पिक्चर बनी हुई है आपके पेज नंबर 57 पे। ये मस्जिद वजीर खान जो कि लाहौर में दिल्ली गेट के पास है। नेक्स्ट हमारे पास है जी बादशाही मस्जिद इन लाहौर। It was built by Aurangzeb Alamgir. It was completed in 1673 AD under the supervision of Muzaffar Hussain, who was the governor of Lahore. The construction of the masjid took about 2 years. Extensive repairs were carried out, which restored the masjid's original shape. Recently, a small museum has also been added to the masjid complex, which contained the relics of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Ali radhiyallahu anhu and Hazrat Fatima radhiyallahu anhu. It can be accommodated up to 1 lakh worshippers and is the second largest masjid in Pakistan after the Faisal Masjid in Islamabad. Its building is influenced by Indo-Greek, Central Asian and Indian architecture. The architecture and design of the Badshahi Masjid is closely related to the Jamia Masjid at Delhi. India was built in 1648 by Aurangzeb and Shah Jahan.
यह आपका बादशाही मस्जिद का इंट्रोडक्शन था। इसको बड़े ही ब्यूटीफुली जो है आर्किटेक्चर किया गया इस मस्जिद को, और यहाँ पे 1 लाख नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाहौर फोर्ट। लाहौर फोर्ट बड़ा एक कह लें कि बहुत एक अच्छी आर्किटेक्चरल और कैलीग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जबरदस्त बिल्डिंग है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं। आपके जो है एक इसमें शीश महल है जो प्रॉपर जो है वो सारा का सारा मिरर वर्क से बनाया गया है। इसमें बहुत सारे उन्होंने कंपाउंड अलग अलग बनाए हुए हैं। वहाँ पे जेल भी थी जिसमें वो कैदियों को रखते थे। पूरा एक मुगल एम्पायर का आपके लिए सबसे बड़ा फोर्ट था जिसमें वो रहते थे। The Lahore Fort, locally referred to as a Shahi Killa at Lahore, is located in the northwest of the city. Traditionally, the foundation of Lahore Fort is attributed to Loh, the son of Rama, the hero of the Ramayana of epic age to 1200 to 800 BC. Some famous sites within the fort are Sheesh Mahal, Alamgiri Gate, Nolakha Pavilion, and Moti Masjid. The fort is 1400 feet long and 1115 feet wide. In 1981, it was declared as a UNESCO World Heritage Site. ये इनको यूनेस्को वालों ने जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है वो डिक्लेयर कर दिया था। ये इतना खूबसूरत आपका मोन्यूमेंट बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास आता है रेड फोर्ट एट आगरा एंड दिल्ली। According to Mughal historian Abdul Fazl, construction of the Red Fort was supervised by Muhammad Qasim Khan. The Red Fort was named so because its red sandstone wall that surrounded the white marble places. From Shah Jahan to the end of the Mughal dynasty, the famous Red Fort was the heart of the empire and the principal residence of emperors. The Red Fort constituted not only the residence of the emperor and his court but also housed the central administrative machinery of the empire. The fort at Agra was renovated to include 3 major forts, Diwane Khasewam, Mochi Bhavan and Anguri Bhag. In the middle of the city, he built a magnificent place within the Red Fort. It also had building associated with imperial administration. The single most important architectural change was the use of marble instead of sandstone. They demolished the Autry sandstone structure of Akbar in the Red Fort and replaced them with the marble buildings. Outside the fort, he built a Jamia Masjid, the largest mosque in India at this time. उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट मूव टू द ताजमहल, जिसको कहा जाता है सेवन आपके जो है वो जो अजूबे हैं पाकिस्तान के, वंडर्स ऑफ 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड जो है उसके अंदर वन ऑफ देम जो है वो ताजमहल है। ताजमहल symbolize the Mughal artistic achievement. It is located in Agra, India, and was built under Shah Jahan in the memory of his favorite wife Mumtaz Mahal. The Taj Mahal is considered the finest example of Mughal architecture, combination of Persian, Turkish, and India and Islamic architectural style. It is an avid monument of the emperor's immortal love for his wife. In 1983, Taj Mahal becomes a UNESCO World Heritage Site and is considered the jewel of Muslim art in India. नेक्स्ट हमारे पास आता है फतेहपुर सीकरी। द मोस्ट एम्बिशियस आर्किटेक्चरल exercise of Akbar was the creation of a new capital city at Fatehpur Sikri near Agra. The city contained imperial gardens, rest houses, residence for the notably, and the experimental school dedicated to the study of languages. It had service building and a long bazaar, while the imperial section of the city had one largest mosque as well as residential and administrative area known as the palace. Fatehpur Sikri was built between 1571 and 1585 AD. After some years, due to water shortage, Akbar shifted to his capital to Lahore. नेक्स्ट एंड द लास्ट आपका मोन्यूमेंट जो है वो है जी शालीमार गार्डन लाहौर। ये लाहौर के बिल्कुल एंड में जाके आता है और बहुत खूबसूरत एक विजिट पॉइंट है, आपने मस्ट इसको विजिट करना है। शालीमार गार्डन वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां इन
1642 AD. It was three terraces of various heights. The middle terrace was what has water and flows under the bluster thrown and into the tank. Those edge is treated with the lotus motif. The platform is the center of the tank is called a mehtabi or a place for winged moonlight. It has a large pool with 152 fountains. The garden contains more than 100 species of plants, including evergreens, creepins, and other trees, roses, violets, sunflowers, and several varieties of jasmine. तो हमारा यहाँ पे आपके कंप्लीट जो है वो मुगल आर्किटेक्चर के हमने सारे मॉन्यूमेंट्स देख लिए 7 के 7। होप सो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मुगल पेंटिंग एंड कैलीग्राफी की, तो मुगल जो आपका एक ड्यूरेशन गुजरा है हिस्ट्री के अंदर, इन्होंने बहुत ज्यादा पेंटिंग के ऊपर फोकस किया और स्पेशली जितनी भी ये हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है इन सब पे जो है इस्लामिक यानी कुरान पाक की जो कैलीग्राफी थी, कैलीग्राफी आप सबको पता होगा कि डिफरेंट स्टाइल्स हैं, राइटिंग स्टाइल्स हैं कुरान पाक को लिखने के, तो उन्होंने ये कैलीग्राफी को बहुत ज्यादा जो है स्प्रेड आउट किया अपने इस एरिया के अंदर। थर्ड है पे जी एजुकेशन इन मुगल रूल, के एजुकेशन ने क्या रोल प्ले किया था मुगल रूलर्स के टाइम में या उस टाइम के अंदर। तो द मुगल रूलर्स हैज जनरली नोन फॉर देयर आर्टिस्टिक टेस्ट। It does not mean that they did not show any interest in education. आप सबको लग रहा होगा कि मुगलों ने सिर्फ यही काम किया है, उन्होंने एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं किया, तो ऐसा नहीं है। मुगल टाइम के अंदर जो है एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। दे हैड अ पैशन फॉर लर्निंग एंड encourage the scholars and students. They have much importance to religious education. Literary education and debates were also common in Mughal rule. They learned people were supposed to have knowledge of Gulistan and Bustan. However, the Mughals lacked an educational system. It is quoted that once Aurangzeb deplored the deficiency of Mughal educational system as the complaint against their tutor who wasted his time on grammar and mental sciences and ignored the subject like history, geography, and politics. At that time, there were no regular examinations and no organizations of for maintaining educational standards. उस टाइम पे उन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। अच्छा, अगर आप अपने लेसन के एंड पे देखें तो यहाँ पे एक टाइमलाइन बनी हुई है जो कि नेम है आपके मुगल एम्परर्स के, उनके एम्परर्स कौन थे और उनका रीजन टू स्टार्ट और रीजन टू एंड लिखा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी जो है ये टाइमलाइन है, इसको आपने मस्ट देखना है।